જોઈ રહ્યા છો નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત અને હું છું આપની સાથે નતાશા। દર્શક મિત્રો, સમન્વય જોવાનો અત્યારે ચર્ચાનો મુદ્દો છે કે એક તરફ છે રાફેલનું ટચડાઉન અને બીજી તરફ છે ભારત અને ભારતના પાડોશી દેશો સાથેના સંબંધોમાં ખટરાક। તે પછી ઈરાન હોય, અફઘાનિસ્તાન હોય, પાકિસ્તાન હોય, ચીન હોય કે પછી નેપાળ હોય। હવે ધીમે ધીમે નેપાળ પણ માથું ઉંચકી રહ્યું છે। તો શું ભારતનો નજીકનો પાડોશી દેશ ગણાતો નેપાળ હવે પોતે એક સ્ટ્રેટેજી બનાવવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે? જો કે નેપાળ પોતે એક દેશ તરીકે તેટલો સક્ષમ નથી, એટલે સ્વાભાવિક વાત છે બીજા દેશોની મદદ લેવા માટે નેપાળ હવે હાથ લંબાવી રહ્યું છે। પણ શું નેપાળ હાથ લંબાવીને ભારત સાથે દગાબાજી કરશે કે કેમ? આ સ્ટ્રેટેજિક નીતિઓને જાણવી અત્યારના સમયકાળમાં એટલા માટે જરૂરી છે કારણ કે એક તરફ ભારત અને ચીનના ખટરાગની સાથે આપણે પરિસ્થિતિઓને તણાવભરી આ વિધિવત રીતે જોતા આવ્યા છે। LAC પર ગલવાન ઘાટીમાં જે થયું તે આપણે જોયું, અનુભવ્યું। તેમાં ભારતના સૈનિકોની જે આહુતિ છે, જે તેમને અત્યાર સુધી લોકો શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે, તેમના લોહી વેવડાવીને ક્યાં સુધી આપણે આવી જ રીતે આગળ વધતા રહેવાનું છે? એકંદરે ભારત દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ડિપ્લોમેટિક રિલેશનશિપ્સને સુધારવા પર હરહંમેશ ફોકસ કરવામાં આવ્યું છે, હરહંમેશ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે। તેમ છતાં પણ દગાબાજ પાકિસ્તાન કે દગાબાજ ચીન હજી પણ પોતાની હરકતોથી બાજ નથી આવી રહ્યા અને આ પરિસ્થિતિમાં શું રાફેલ ગેમ ચેન્જર સાબિત થશે? અને રાફેલના આવવાથી ભારતની ત્રણેય પાંખોને જે સૈન્ય શક્તિમાં વધારો થયો છે, આ સૈન્ય શક્તિમાં વધારો થવાથી શું બીજા દેશોના પેટમાં તેલ રેડાવવું હિતાવહ છે કે કેમ? આ જાણવું જરૂરી બની રહ્યું છે અને તે માટે જ આજે ચર્ચાનો વિષય અને ચર્ચાનો મુદ્દો લઈને આજે પેનલ ઉપર ઉપસ્થિત થયા છે। આપણી સાથે આજે ચર્ચા કરવા માટે પેનલ ઉપર ઉપસ્થિત થયા છે બ્રિગેડિયર ડોક્ટર વિજય સાગર, જેઓ ડિફેન્સ અને स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है, कर्नल रोहित देव जो पण डिफेंस एक्सपर्ट है। आप दोनों महानुभावों का मैं स्वागत कर रही हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा ब्रिगेडियर सर आपसे रहेगा कि भारत के पड़ोसियों की रवायत अब बिगड़ती जा रही है, जिसमें हमने बहुत सारे नाम लिए, जिसमें आज ही ईरान भी शामिल हुआ है। ईरान की बात हो, चाइना की बात हो, पाकिस्तान की बात हो और अब नेपाल भी एक स्ट्रेटेजिक नीति बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। सर, आप कैसे देख रहे हैं और इन सब के साथ राफेल का टचडाउन? नताशा, ये जो आपने सवाल पूछा है बहुत इंटरेस्टिंग है। राफेल का अभी अभी टचडाउन हुआ है कुछ समय पहले और ये बहुत ही रोमांचकारी एक विषय है जो आप सब दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में ये एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है और आज हमारी जो एयरफोर्स है उसके पास ऐसा फोर्स मल्टीप्लायर पंच आ गया है जिससे जिससे पूरी की पूरी इक्वेशन बिगड़ गई है। तो इस वक्त जैसे आपने बोला कि इस वक्त पाकिस्तान में या चाइना में उनके प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। वो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बाद में बताता हूँ। थोड़ा सा इसका परिप्रेक्ष्य देखते हैं कि ये कैसे हुआ और किस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे हुए। पहले चाइना ने अपना जो बहुत कुछ अपनी आर्थिक टेररिज्म, जिसको हम इकोनॉमिक टेररिज्म बोलते हैं, या इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसी से पहले उसने साउथ चाइना सी पे कब्जा किया। फिर उसने इंडियन ओशन में आके सार्क कंट्री के साथ मिलकर के इंडिया के लिए एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया। फिर उसके बाद उसने ईस्टर्न लद्दाख में आके इंडिया के अगेंस्ट एक जोड़ी और इतने में कोविड का सीन आ गया। और कोविड के आने की वजह क्या हो गया कि पूरी दुनिया चाइना के अगेंस्ट हो गई और चूंकि इंडिया के ऊपर उसने एक एग्रेशन किया है ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, तो पूरी दुनिया में इंडिया के साथ जुड़नी शुरू हो गई है। तो एक कंट्री है ईरान, जो चाइना के ऊपर इस वक्त सारे प्रतिबंध लगे हैं, ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगे हैं। जब उसने अमेरिका ने उससे अपना जो एग्रीमेंट था वो निकाल लिया है, सैंक्शंस वापस लगा दी हैं। अब चाइना के पास इस वक्त ऑयल खरीदने की जगह नहीं है और ईरान के पास बेचने की जगह नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने मिलना शुरू किया है और उसके बाद चाइना ने पाकिस्तान, इवन अफगानिस्तान जो हमारी समझ से बाहर है, वो इस वक्त चाइना की झोली में जा रहा है। और वो ये बोल रहे हैं कि जो इस वक्त उइगर सिंकियांग प्रोविंस में जो इंसर्जेंसी पनप रही है उसको कंट्रोल करने के लिए ये उसने संधि की है। बट एक्चुअली उसके लिए नहीं है, ये एक्चुअली इसने एक घेराबंदी करने की कोशिश की है अगेंस्ट इंडिया। जो भी इंडियन प्रोजेक्ट है छबार के अंदर, जो जाहिदान तक अफगानिस्तान में जाएगा, और ये कॉरिडोर, इंटरनेशनल कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, जो उसको सेंट्रल एशिया से यूरोप तक लेके जाएगा, उसको बंद करने की एक साजिश है ताकि उसका जो अपना सीपेक है जो हमारे गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है उसको बचाए। तो इस कदम से उसने एक ये संधि करी है वो जो बेसिकली इंडियन इकोनॉमिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो इस तरह से ये एक किस्म की एक वॉर शुरू हो चुकी है। तो दो इट इज नॉट, वॉर इज नॉट ओनली मिलिट्री,
मिलिट्री के अलावा भी और कुछ आर्थिक वॉरफेयर होता है, डिप्लोमेटिक होता है, पॉलिटिकल होता है, कंट्रीज का होता है, और कुछ घुसपैठी होते हैं, फोर्थ फिफ्थ कॉलमिस्ट होते हैं। तो इस किस्म की सारी चीजों के ऊपर चाइना कोशिश कर रहा है। तो इस वक्त जो ये आप ईरान से उसकी संधि मान रहे हैं, ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। उनकी कोई आइडियोलॉजी में सिमिलरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसको आगे देखते हैं ये कैसे अनफोल्ड करेगी। कर रहे हैं हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए, मेरा सवाल कर्नल जी आपसे रहेगा कि वैसे तो देश विदेश में जब इंडिया चाइना की बात होती आ रही है, कोरोना के वक्त से ऐसा कहा जा रहा है कि जो एलीज कोरोना के वक्त से कहा जा रहा है कि जैसे ही ये कोरोना वायरस फैलने लगा तो जानबूझ के शायद चाइना ने ये वायरस को देश विदेश में फैलाया है। तो क्या अभी हम ये कह सकते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को मद्देनजर रखते हुए, इस डिप्लोमेसी को मद्देनजर रखते हुए, कि क्या चाइना ने एक बायोलॉजिकल वॉर की शुरुआत छेड़ दी गई है और अब इस वॉर को आगे बढ़ाने के लिए चाइना और भी स्ट्रेटजीज बनाने में जुट गया है? जी, ये काफी अच्छा सवाल है और मैं काफी खुश हूं कि आपके चैनल ने इस बात को कही है। बहुत चैनल इतराते हैं और मैं पिछले तकरीबन 3-3.5 महीने से बोल रहा हूं। जब इस वायरस का आह्वान हुआ था पूरे विश्व में, तो मैंने कहा था कि ये एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर की नीति है, और लोगों ने उस टाइम काफी एक्सपर्ट्स ने खराज कर दिया बोल के नहीं, ये ऐसा नहीं है। मैं 100% समझता हूं। और आप देखें इस वायरस का फैलाव जो पिछले साल से शुरू हुआ और इस साल जनवरी से बढ़ा है। आप टूरिस्ट को मैप करिए, जो टूरिस्ट निकले हैं चाइना से और जो पूरे विश्व भर में गए हैं, चाहे किसी भी कारण से गए हों, वो सारे जो हैं वो जरूरी है कि इसी नीति से गए थे कि इसको बढ़ाए। अभी आप देख रहे हैं कि बात हो रही है पाकिस्तान में, चीन ने एक लैब बनाने का और इन प्रयास करने का कुछ पहल किया है बायोलॉजिकल केमिकल्स का। सो चीन की एक नीति है। चीन ने एक तरह से कोशिश की कि विश्व के आर्थिक स्थिति पर कब्जा करे, किस तरह से वो अमेरिका को और अन्य देशों को इस वायरस के द्वारा थोड़ा विकलांग सा बनाए, वीक करे। बट उसने ये कभी नहीं सोचा था कि किस नजरिए से भारत रिएक्ट करेगा, किस नजरिए से बाकी देश रिएक्ट करेंगे। 2 दिन पहले जो उनके फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हो रही थी अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान से, इसमें कि बड़े इनोसेंट वे में वो बोलना चाह रहे थे कि हम आपको कोविड का इलाज भी देंगे, हम आपको मेडिकल एड देंगे और हम उसके बाद सीपेक बीआरआई बनाएंगे आपके थ्रू। सो वो चीन की सुनिश्चित आर्थिक, जिसको मैं बोलता हूँ नीति है, टू टेक ओवर एसेट्स, चाहे वो अफ्रीका में आप देखें, चाहे आप यूरेशिया में देखें, और अब वो हमारे हिंद महासागर के देशों के पास बढ़ रही है। ये नीति है। भारत का जहां तक सवाल है, हमने काफी अच्छा जवाब दिया है। आपने शो के शुरू में बात की थी, गुजराती में थोड़ा बहुत समझा था कि आपने बात की लद्दाख की। उसमें जो गलवान ब्रेव्स थे हमारे, उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया है चीन की पीएलए को कि आपको हम हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में ग्राउंड सेना के लिहाज से ध्वस्त कर सकते हैं। अब आप देखिए रुख जो राफेल का आया है, इस राफेल के आने से एक स्ट्रेटेजिक डिटरेंस मिला है भारत को। इसका मतलब यह हुआ कि ना चीन में दम है तिब्बत एरिया में, ना पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो ऊपर नॉर्थ में कामरा, नीचे कराची और उसके डेप्थ में क्वेटा, इस ट्राइंगल में उसके सारे एयर बेसेस हैं। ये सारे एयर बेसेस अंबाला से ध्वस्त किए जा सकते हैं बिना बॉर्डर को क्रॉस किए कुछ जगहों में, जिस तरह के असले और मिसाइलें आ रही हैं इसमें। जहां तक आप देखें तिब्बत में 3 प्रमुख हैं, काफी चैनलों ने चर्चा की है, क्या वहां पे पड़े हैं उनके एयरक्राफ्ट J-11, J-7, सबकी चर्चा हुई है। निगासी गुंसा, आपका ये शिगात्से और होतन, ये तीनों इस एयरक्राफ्ट के रेंज में हैं जब हमारे दोनों स्क्वाड्रन अंबाला और हाशिमारा में आएंगे। सो एक बहुत ही अच्छा हमने ये वेपन सिस्टम खरीदा है और इसमें जो इफेक्ट आएगा, चाहे आप अर्ली वार्निंग देखें, चाहे एयर डिफेंस देखें, चाहे हमारी थल सेना को ग्राउंड सपोर्ट देने की क्षमता देखें, या डीप स्ट्राइक करके उनके जो की इंस्टॉलेशंस हैं उसको बर्बाद करने की क्षमता देखें। आप यहां तक देखें कि एंटी शिपिंग जो उसमें मिसाइल्स आ सकती हैं और न्यूक्लियर केपेबल प्लेटफॉर्म है। तो इस सबको देखते हुए विद एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, फिर आप देखेंगे कि इसमें तकरीबन 9.5 टन का असला बारूद आता है 14 पॉड्स में। तो ऐसा कुछ अभी तक ना आसपास है चाइना के, ना पाकिस्तान के पास है। और जहां तक मिसाइलों का सवाल है, आपने सुना होगा कि माइका मिट्योर मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, 100 किलोमीटर बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब टारगेट एक्वायर करके आप फायर कर सकते हैं। स्कैल्प मिसाइल है एयर टू ग्राउंड 300 किलोमीटर तक की मार। हैमर की जो चर्चा हुई, जिसके लोगों ने तुलना की स्पाइस के साथ, ये हैमर जो है इसका 70 किलोमीटर तक ये बंकर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आप समझिए, अगर आप बता जाते हैं गुजरात के वासियों को, तो वो पैमाना लगाएं, एक C-130 जो हवा में उड़ रहा है, उससे स्पेशल फोर्स के लोग पैराशूट से नीचे कूद रहे हैं,
आपके साथ ये पूरा एक हाफ स्क्वाड्रन है राफेल का, साथ में आपके साथ जैगवार्स हैं, मिराज हैं, जो बॉम्बर्स हैं, उसके नीचे आपके उड़ रहे हैं पीछे पीछे चिनूक्स और आगे आगे चल रहे हैं अटैक हेप्टर्स और नीचे आपके मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं। ये दृश्य एलएसी में आज के लिए लागू है, चाहे आप बात करें छोटे गैप्स की पगांगसों में, चाहे आप देवसांग वैली में लेके जाएं या उसके बियॉन्ड तिब्बत में लेके जाएं, उनके नेशनल हाईवे G21 तक, तो काफी अच्छी प्राथमिक एक ये काबिलियत आ गई है जो किसी भी एयर पैकेज को किसी दुश्मन के रडार के सामने या किसी विमान के सामने आने नहीं देगी। और ऐसा अगर सुरक्षित पैकेज आप डाल सकते हैं तो आप अभी इमेजिन करिए अगर बालाकोट में ये होता, जैसे कि हमारे एयर प्रमुख पहले बोल चुके हैं धनोआ जी, अगर ये होता तो आप इमेजिन करिए किस आसानी से डीप पेनिट्रेशन करके हमारा पैकेज जाता पाकिस्तान के अंदर और क्या क्या बर्बाद करता और अपने टाइम से वापस आता। तो जो हमने थोड़ी बहुत क्षति देखी, जो हमारा MiG-21 क्रैश हुआ था अभिनंदन के साथ, वो शायद वो नौबत भी नहीं आती। अपने ही देश में एलसी के इस तरफ से फायर डाल के उनके F-16 को एंगेज करके उनके रडार को ध्वस्त करके हम कर सकते थे। तो जो क्षमता 1990 में यूएस के पास थी एक ग्राउंड अटैक करने की विद एयर सपोर्ट इराक में, आप वही यकीन करिए कि ये 2 स्क्वाड्रन आने से ये पूरा जो परला है ये भारी हमारे देश की तरफ है। पाकिस्तान वैसे ही कमजोर था और अब थोड़ी गुदगुदी और हार्ट की जो धड़कन है वो चाइना की बढ़ गई होगी। तो आप सबको काफी मुबारकबाद, देशवासियों को मुबारकबाद, और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ये काफी अच्छी हमारी प्रोक्योरमेंट हुई है और आगे जाके हमारे डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को और स्ट्रेटेजिक डिटरेंस को मजबूती देगी। तो किसी को आंख उठाने की क्षमता ही नहीं होगी तो लड़ाई कौन करेगा। बिल्कुल, ताकत में जो बढ़ोतरी हुई है उसके मुकाबले में तो हम अभी किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की तीनों फोर्सेस की सैन्य शक्ति की जो ताकत है वो हम जानते हैं, और उसके पीछे जो जाबाज जवान जो जुटे हुए हैं उन सभी को सलाम करते हुए आगे बात करेंगे। जैसे आपने पाकिस्तान की बात छेड़ी है ब्रिगेडियर सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि पाकिस्तान के एक तरफ जहाँ पे 2 वक्त के खाने के लाले हैं और उसी वक्त पे वो फन भी उठा रहा है, चाइना के साथ मिलके भारत के सामने कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा है, और इसके साथ साथ में अब ईरान के पेट में भी तकलीफ होने लगी है। तो मतलब अब हमको 3 नहीं पर चारों तौर से सोचना पड़ेगा, और भारत की नीतियों में भी अगर कोई बदलाव लाने चाहिए आने वाले समय में तो वो कैसे होंगे? नताशा, पहले मैं कर्नल साहब ने 2 पॉइंट उठाए थे, उनको थोड़ा सा और मैं आगे लेके जाऊंगा। जो आपको उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को के पेट में जो तकलीफ हो रही है उसका कारण ये है कि ये जो हमारे पास एयर टू एयर मिसाइल्स आई हैं, मीटियोर और माइका की जिन्होंने बात करी है, माइका जो अभी आई है ये मिराज 2000 में भी थी, बट अभी ये उससे भी बढ़िया वर्जन में आई है। और ये मीटियोर मिसाइल जो है इसकी जो रेंजेस हैं बहुत ज़्यादा हैं, बट जो एक्चुअल प्रैक्टिकल ग्राउंड रेंजेस है वो 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो अभी अगर ये रफाल जहाज़ आपका मान लो लेह में डिप्लॉय कर दिया जाता है, तो मान लो स्कार्दू या होटन या नगोरी, ये जो एयरफील्ड है चाइना की और पाकिस्तान की, इसका मतलब यह है कि जैसे ही वो जहाज उड़ेगा और जैसे ही वो उसको इंडियन रेडार ने पिकअप किया विद इन से 1 और 2 मिनट्स, तो इंडियन रफेल को आगे जाने की ज़रूरत नहीं है और उसी तरह से उनको भी इधर आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं को उसको मार दिया जाएगा। तो ये क्षमता हमको मिली है। सेम थिंग एप्लीकेबल है हाशिमारा में। आपके सामने वहाँ पे शिंगात्से है, होटन है, फिर सॉरी करेक्शन ये लासा है, फिर आपके पास वहाँ पे गंगोरी है। तो ये सब वहाँ पे भी एप्लीकेबल है। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं करना चाहता हूँ, मैं ईरान के ऊपर ये जो बना इसके आने से पहले चाइना की स्ट्रैटेजी क्या है। चाइना क्या है कि चाइना अपने आप को जब वो दुनिया के सामने अपना प्रोपेगेंडा करता है या ग्लोबल टाइम्स उसके जवाब देती है या उनके एम्बेसडर या उनके फॉरेन मिनिस्टर आगे देते हैं, वो अपने आप कहते हैं कि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, हम तो पीस चाहते हैं, हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस किस्म का वो इंप्रेशन देते हैं और वो आगे करना क्या चाहते हैं। आज की डेट में जो 2 प्रॉक्सी कंट्री हैं चाइना के, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान, इन दोनों को न्यूक्लियर वेपन्स किसने दिए? ये चाइना ने ही दिए हैं। और अगर कल को कुछ गड़बड़ होती है और कोई न्यूक्लियर फ्लेयर अप होता है तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं ये इन 2 कंट्री से होगा। अब जो असली बात थी जो कर्नल साहब ने बताया, जो लेबोरेटरी बनाई पाकिस्तान में, ये केमिकल्स की लेबोरेटरी है और उन्होंने बोला कोविड में मदद करेंगे, आपकी रिसर्च के काम आएगी। नताशा, ये भी एक बायो वेपन का एक जन्म स्थान उसने तैयार किया है। तो ये लेबोरेटरी बायोलॉजिकल वेपन को करेगी, बिकॉज पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता और चाइना ने उनको जो मदद दी है वो भी उसमें करेगी। अब हम वापस आते हैं टुवर्ड्स जो ईरान एंड सबसे पहले जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ उसने बनाई थी, इंडिया ने उसने जाने से मना कर दिया था, पर फिर भी उन्होंने बोला कि हम एज ऑब्जर्वर आ रहे हैं। तो वहां पे ये इन्होंने पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान से मिलकर के
पर्पज है टेररिज्म का, बट अदरवाइज मेन पर्पज है कि इंडिया को किस तरीके से इस सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की तरफ जाने से हमने रोकना है। और उसी तरह से अभी ईरान को अगर आज मिला लिया है, परंतु ईरान पाकिस्तान की तरह वेसल स्टेट नहीं बनेगा चाइना का। जिस तरह से चाइना ने पाकिस्तान को अपना एक कॉलोनी बना लिया है, और जो भी उन्होंने सी पैक बनाए हैं, बोला गया था कि इसमें पाकिस्तान के लोगों का आर्थिक खुशहाली होगी, उनको रोजगार मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ हुआ है वो चाइनीज लोगों के लिए ही हुआ है। आज नौबत ये आ गई है कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय करनी पड़ रही हैं चाइनीज लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी समझ गए उनकी चालाकी। और उसी तरह से ईरान जो था, हमारे साथ बड़ा अच्छा उसका संबंध था, सैंक्शंस लगने के बावजूद अमेरिका ने भी माना, ईरान ने भी मांगा, हमारा छबार प्रोजेक्ट था वो चल रहा था। परंतु इसके बीच में कहीं पे हम थोड़े अमेरिका के दबाव के नीचे आके हमने थोड़ा सा अपना हाथ पीछे खींचा, तो ईरान ने अभी तक हमारे प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं किए हैं चाइना के दबाव में आके। उन्होंने सिर्फ हमें स्ट्रेटेजिक मैसेजेस देने शुरू किए हैं कि अगर आप नहीं आओगे अपना पैसा लेकर के इसकी डेवलपमेंट के लिए तो हम जा रहे हैं। तो उसको अभी देखते हैं वो किस चीज से अनफोल्ड करता है। परंतु डेफिनेटली एक चाइना की तरफ झुकाव होने से, लाइक से ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और बाकी इवन म्यांमार में भी चाइना ट्राई कर रहा है। तो इस किस्म के जो सारे खेल खेल रहा है वो हमारे अगेंस्ट हैं। तो अब देखते हैं ये कैसे अनफोल्ड होगी। एंड आई एम श्योर जो हमारी प्रेजेंट डिस्पोजिशन है, इसमें आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर बहुत ही एक सदे हुए एक प्रोफेशनल आदमी हैं, जिनको पता है वो क्या कर रहे हैं, जो इंडिया में आजकल आई थिंक बड़ा ज्यादा नहीं हुआ। हमारी मिलिट्री बहुत प्रोफेशनल है, और आज के कुछ हमारे थिंक टैंक्स दे आल्सो वेरी प्रोफेशनल। और ये सब प्रोफेशनल जो हैं इस वक्त उभर के आए हैं, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उन्होंने इनको फ्री हैंड दिया है। जबकि पहले तक, मैं नाम नहीं लेता, पहले तक काबिलियत तो थी पर उनको दबा के रखा था। शायद कोई जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस पार्टी ने जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साइन किया था, शायद उसकी वजह से, क्योंकि चाइनीज, मैंने बोला ना, 2.5 प्लस हाफ फ्रंट वॉर, 2 फ्रंट, 1 चाइना 1 पाकिस्तान एंड 1 इज योर टेररिज्म हाफ। सेकेंड हाफ इज चाइना ने जो आपके कंट्री के अंदर पहले पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, थिंक टैंक्स, एजुकेशनिस्ट, बिजनेस, इन सब लोगों के बीच में अपनी फिफ्थ कॉलमिनिस्ट बन के प्रोपोगेंडा करके उनको पैसे देके अपनी पैठ बना ली है। इसलिए आज अपने कंट्री में बहुत सारे जयचंद, मीर जाफर तैयार हैं इस वक्त, जो हर चीज को अपोज करते रहते हैं। परंतु आज की जो डिस्पेंसेशन है मोदी जी की, उन्होंने बता दिया है कि देखो हम अब तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, अब हम वही करेंगे जो हमारे देश के लिए ठीक है। बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि थिंक टैंक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनकी बातों को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, उनके मुद्दों को सुना जा रहा है, उस वे में आगे बढ़ा जा रहा है। और इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे हमने चाइना की बात करी, तो अभी शायद चाइना हमको चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। तो कर्नल साहब, क्या आपको ऐसा लग रहा है अभी कि अब भारत की जो विदेश नीतियाँ हैं, हम हमेशा हमारे जो मेहमान होते हैं, मेहमान देशों से जो भी आने वाले मेहमान होते हैं, उनकी आगता स्वागता में किसी भी तरह की कमी नहीं रखते, और जैसे हमने चाइना के साथ भी किया था, पर शायद अब चाइनीज ड्रैगन ये भूल चुका है कि उनकी की गई आगता स्वागता, अब वो वही आगता स्वागता को बैकस्टैबिंग में परिवर्तित करके भारत के सामने अपना फन ऊपर कर रहा है, और जिसकी वजह से भारत को अब अपनी स्ट्रेटेजिक नीतियों में किस तरह से बदलाव लाने चाहिए, वो भी आपसे जान ले। जी, पहला तो जो हम बात करें कूटनीति की, हम कभी कभी भूल जाते हैं टाइम में कि हम कितने बड़े चाणक्य नीति हमारे यहाँ से पनपी है। उसे स्टेट क्राफ्ट बोलते हैं, उसमें एक छोटा सा अंश है मिलिट्री पार्ट। और जबकि चाइना बात करता है सुनजू की, इसका काम है सिर्फ मिलिट्री स्टेट क्राफ्ट, उसमें स्टेट क्राफ्ट तो है नहीं, सिर्फ मिलिट्री क्राफ्ट है। तो भारत पुश्तैनी तौर से एक बहुत ही सक्षम देश रहा है, और हमारी जो पीस, जो जो शांति की जो हमारी आह्वान हमने की है, चाहे हमने शुरुआत में किया हो नॉन लैंड मूवमेंट से, चाहे हम यूएन में गए हों, उसका कोई अगर नाजायज फायदा उठाता है तो भारत अब इतना बड़ा मूर्ख तो है नहीं कि समझेगा नहीं। आप चीन को देखिए, चीन की स्थिति उस ऊंट जैसी है। आपने और मैंने बचपन में कहानी सुनी होगी, वो ऊंट वाली, जो कि एक टूरिस्ट है, उसके तंबू में पहले अपना सर डालता है, फिर दूसरी एक टांग, दो टांग, फिर वो उसको बाहर निकाल देता है। तो चीन को अगर आप देखें, चाहे वो वेनेजुएला में हो, चाहे यूरेशिया में हो, चाहे पाकिस्तान हो, जैसा कि विकेट सागर ने बोला, तो गया तो था बड़े अच्छे अंदाज को लेकर, पर अभी क्या हो गया है, गुलामी इतनी बढ़ गई है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की सेना हर समर्स में मोबिलाइज करके नॉर्थ में जाती है। हमको लगता है कि हमसे लड़ने आने वाले हैं, वो नहीं कर रहे। वो जाते हैं स्कार्डू एयरफील्ड को ठीक करने के लिए, सीपेक पे जाके, जैसे बोलते नहीं है, मजदूर का काम करने के लिए। तो उनकी क्षति वैसे हो रखी है,
और चीन सोच रहा है कि पाकिस्तान के बहकावे से अफगानिस्तान पे कंट्रोल करे, नेपाल पे करे और हमारे पे प्रेशर डाले। आप 4 प्रेशर पॉइंट्स को देखिए। सियाचिन, चीन भारत कॉमन रहेंगे इन पांचों चारों में। वहां पर पाकिस्तान। आप देखिए डोकलाम, वहां भूटान उसने ट्राई किया 2017 में। भूटान ऐसा देश है, छोटा देश, मिलिट्री बहुत ही असक्षम देश, बट उसमें इतना कम से कम मर्यादा और उसमें अपनी सेल्फ बिलीफ है कि चाइना जैसे देश को मना किया। नीचे जाएंगे आप लिपू लेक, वहां पे वो ट्राई कर रहा है नेपाल, और उसके नीचे दीपू जंक्शन जहां पर म्यांमार। तो चाइना का ट्रेडिशनली अगर आप पढ़ेंगे रिसर्च को तो इंग्लिश में बोलते हैं एल्बो स्पेस। तो उसने पहले एक नीति बनाई कि 2025-30 तक मैं इकोनॉमिकली सक्षम होऊंगा, आर्थिक रूप से, फिर मिलिट्री बढ़ाऊंगा और 2045 और 50 तक अमेरिका को चुनौती दूंगा। ये उसका प्लान था। उसमें जो टैक्टिकल हालत में करता है वो क्या करता है, एल्बो स्पेस। तो अगर आप देखें कि आप टेबल पे बैठे अपना हाथ ऐसे करके और आप चीन के सेंटर में हैं, तो ये आपके एल्बो म्यांमार से लेके पाकिस्तान के सियाचिन तक ही गिरेंगे। तो वो चाहता है कि ये चीजें एक्टिव रहें, तभी वो कभी भी आपका बॉर्डर डिस्प्यूट की बात ही नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि जब तक एम्बिग्विटी रहेगी इस सवाल में एलएसी के, वो उसके हित में है। तिब्बत में किंगाई तिब्बत रेलवे लाइन आई, 5 एयरपोर्ट बने, अब एयर बेसिस बन रहे हैं। उसने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का बहाना लेके मिलिट्री बेसिस बनाने शुरू किए और अगले 3 साल में वो आगे तक बढ़ के 4-5 जगहों पे एलएसी तक आ गए हैं। अगर आप उसका पूरा नजरिया देखें कि अभी रोड्स कहां जा रही हैं, तो मालूम पड़ेगा अगले 10 साल तक उसके बेसिस एलएसी पे और कहां तक आएंगे। मैं तो काफी अच्छी तरीके से बोलना चाहता हूं कि पिछले 4-5 साल में, और मैं था उस टाइम आर्मी में, जो ये पहल हुई है हमारे जो स्टेट्स हैं एलएसी के आसपास, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड बनाना, एलएसी में गलवान हुआ बट सरकार ने रोड बनाना नहीं छोड़ा। तो ये जो दृढ़ता है हमारी कूटनीति में, और आप देखिए फ्रांस बोलता है जब जरूरत पड़ेगी मिलिट्री रूप से हमारी सहयोग करेगा। कनाडा वाले बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले बोल रहे हैं, जापान बोल रहा है, यूएस बोल रहा है। यूएस ने अपनी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स लगाई, हमने जॉइंट एक्सरसाइज करके दिखाया इंडियन ओशन में 1 हफ्ते पहले। उससे पहले वो साउथ चाइना में घूम रहे थे। आप देखिए क्या रीच है, जियोपॉलिटिकल रीच क्या है भारत की। भारत, चीन ऐसा देश है जो मजदूरों को स्लेव बनाकर, गुलाम बनाकर काम करवा के आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा था आज तक। भारत में डेमोक्रेसी है, भारत अगला मार्केट है पूरे विश्व का। जब तक भारत है मैन्युफैक्चरिंग आएगी। जब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर चीन से निकलेंगे, चाहे वो जापान निकाले या कोई और निकाले, अगर हम अनुमान लगाते हैं 10% भी भारत में आएगा तो वो भारत के हित में है। तो जो चीन चाह रहा था कूटनीति से करना, डब्ल्यूटीओ पे कब्जा करना, पॉलिसी का मिसयूज करना, अपने आप को डेवलपिंग बोल के, डब्ल्यूएचओ में जो उसने किया वो आपने देखा। तो उन सब संस्थानों से अभी चीन अलग होगा, और जैसे ही ये डब्ल्यूएचओ की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो आप देखेंगे चीन पे काफी एक्शन, रिएक्शन और सैंक्शन तीनों एक एक तरह से आएंगे। और यही एक अपॉर्चुनिटी है जिसका भारत वेट ना भी कर रहा हो, ये हमारे गोद में आ रही है। और भारत अपने कूटनीतिक विचार से अगर चले, ईरान भी कहीं नहीं जाने वाला, नेपाल भी कहीं नहीं जाने वाला, और जो हमने अपने हित में अफगानिस्तान में करना है वो भी करेंगे। लोग बहुत डरते थे पहले कि एक ब्लॉक है, सोवियत ब्लॉक है या अमेरिकी ब्लॉक है, बीच में ये चीन आके खड़ा हो गया। अब चीन तो नीचे बैठेगा ही बैठेगा, बट भारत के हित में है कि जो ये ट्रॉइका बना सकते हैं हम, भारत, अमेरिका और रूस की, जिसके साथ इजराइल भी जुड़ेगा, जिसके साथ फ्रांस को भी संकोच ना हो, नेटो को संकोच ना हो, क्वाड जो बनाने वाले हैं उसको संकोच ना हो। तो आप देखिए आगे आने वाले 5 से 7 साल कूटनीतिक तरीके से काफी अच्छे हमारे लिए। बट एक हमारे पास चुनौती है कि एलएसी में हम अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो कर रहे हैं अभी, जो हम एयरफोर्स का रिलोकेशन कर रहे हैं, ये हमें आने वाले 5-7 साल हर साल रिलोकेशन करना पड़ेगा, करंट रिजर्व्स को यूज करना पड़ेगा, जब तक कि हम उतनी फोर्स की बढ़ावत ना कर दें कि एलएसी में एक आधा और डिवीजन, उसके बाद कोर आनी शुरू ना हो जाए। तो ये 5-7 साल मिलिटरीली हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो खुशखबरी है ये राफेल की, कि 2 स्क्वाड्रन, मैं बता रहा हूं 2 स्क्वाड्रन ही काफी है। मैं किसी से बात कर रहा था मजाकिया तौर पे एयरफोर्स वालों से, कहते हैं 5 राफेल का मतलब है कि 50 F-16 और J-11। तो ये क्षमता है इस एयरक्राफ्ट की। और मैंने आपको एक उदाहरण उससे पहले दिया कि अगर ये 5 उड़ रहे हैं और उसके नीचे कोई भी एयर पैकेज जा रहा हो, कोई भी ग्राउंड असॉल्ट जा रहा हो, तो क्लोज एयर सपोर्ट से लेके कॉम्बैट एयर पेट्रोल सुनिश्चित 100%, कोई डिफरेंस नहीं आएगा उसमें। तो ऐसी जो क्षमता है देश की, आर्थिक रूप से, कूटनीतिक रूप से और मिलिट्री रूप से, सोचने की जरूरत मिलिट्री रूप से ज्यादा है, क्योंकि हम तकरीबन 3 दशक पीछे हैं अपनी सोच में जो हम कर सकते थे। ब्रिगेडियर साहब ने बताया आपको कि किस तरह के परिस्थिति रहे हैं हमारे राजनीतिक तौर पे, कि कुछ डिसीजन जो होने चाहिए थे वो हुए ही नहीं। तो हम वहां पीछे हैं, उसका हमने अभी आभास तो है, बट करें क्या। देश की जनता भी 1.3 बिलियन है,
अगर आप माने 100 रुपए आते हैं हमारे को खर्च करने के, आप 80 रुपए तो डाल नहीं सकते डिफेंस के ऊपर, डालेंगे आप वही 2 या 3 रुपए। तो 2-3 रुपए के हिसाब से प्रायोरिटाइज करना होगा अपना प्रोक्योरमेंट, कितना नेवी चाहिए, कितना एयर चाहिए, कितने ग्राउंड फोर्सेज चाहिए, कितनी बढ़ोतरी चाहिए सेना में। तो ऐसे करके अगर हमारा देश आगे चलेगा तो मैं समझता हूं कि हम 5-7 साल में इतने मिलिट्री सक्षम हो जाएंगे। और आप ये बात को बिल्कुल मतलब मैं बोलूं गार्ड बांध लीजिए, पिछले साल में जो कूटनीति खेली है, जो पैसा आता था ओमान, कटार, सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान के पास, उसका नलका बंद किया मोदी जी ने। उसके बाद जहां से असले आते थे अमेरिका, उसने देना बंद कर दिया टेररिज्म के नाम पर। तो जो हमने पोस्चरिंग की है, जो बेनकाब किया हमने पाकिस्तान को, उसी तरीके से चीन का जो पैसा लगा है टेररिज्म में, चाहे वो एशिया में हो, पाकिस्तान में हो, ईरान में हो, कहीं और जा रहा हो, इंक्लूडिंग वो जो कंट्रीज हैं जो अमेरिका के विपरीत हैं, वहां भी अभी काफी खुलासे हो रहे हैं किस तरह से सबोटाज इंटरनली किया गया है, कैसे उन्होंने प्लानिंग लीक की है, टेक्निकल डाटा लीक किया है। तो मैं समझता हूं चाइना का टाइम अभी, टाइम अब बोलूं अगर मैं तो हो गया है, मेरा भी शायद होने वाला होगा, तो चाइना का टाइम अब तो हो चुका है। और मैं समझता हूं कि ये कूटनीति और हमारी जो अच्छी पॉलिसी मेकिंग है, खाली ईज ऑफ बिजनेस डूइंग बिजनेस, जहां पे हमने बहुत ही अच्छी 100 लेवल रेस किया 2 साल में, अगर वहां थोड़ा और हो जाए तो मैं समझता हूं पूरी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर अगर हमने अपने पे खींच ली, इसके बाद भारत को कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल कर्नल साहब, मुद्दे काफी सारे हैं हमारे पास, लेकिन वक्त की कमी के कारण हमको यहीं पे रुकना होगा। वेल आई एम श्योर कि जो ब्रॉडर विजन को ध्यान में रखते हुए भारत देश आगे बढ़ रहा है, अपनी सीमा सक्षमताओं में बढ़ावा कर रहा है। बिल्कुल शॉर्टली आपसे भी जान लेंगे। ब्रिगेडियर सर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड सर। ये मैं एक छोटा सा, कर्नल साहब ने बहुत बढ़िया पॉइंट्स बताए और एक बहुत ही अपना संक्षिप्त में अपने दर्शकों के लिए अच्छी बात बताई। सिर्फ इसमें एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो मिलिट्री की बात हो रही है, हमने आपको बोला कि अगर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट होएगा या कोई बायोलॉजिकल वेपन होएगा, जैविक वेपन होएगा, तो वो चाइना अपने आप को बड़ा अच्छा गुडी गुडी बॉय रखेगा और ये करवाएगा अपने क्रोनी कंट्री से, जो पाकिस्तान है या नॉर्थ कोरिया है। इसके अलावा एक चीज बड़ी जरूरी, हमें ये जानना जरूरी है कि अभी जो लड़ाई होगी वो एक्चुअल मिलिट्री लेवल पे बहुत कम परसेंटेज में होगी, डिप्लोमेटिक लेवल में भी काफी होगी, बट इसके लिए हमें एक नए डायमेंशन के लिए तैयार रहना है, साइबर वॉरफेयर। ये हमारे ऊपर साइबर अटैक हो सकता है कि आपके जो पूरे का पूरा बैंकिंग सिस्टम उड़ जाए, आपकी सारी सेबी के सारा कुछ उड़ जाए। उसके अलावा ये लड़ाई होगी स्पेस में, होगी स्पेस वॉरफेयर, जिसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एंटी सैटेलाइट वेपन आ चुका है, इसरो ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो इन दो चीजों के बारे में हमको, स्पेस का और साइबर का और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में हमको बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सोचना पड़ेगा और आई एम श्योर कि हम सोचेंगे इस दिशा में भी, क्योंकि भारत हमेशा अपनी ताकत को बढ़ाने में सक्षम रहा है और आगे भी रहेगा। कर्नल सर और ब्रिगेडियर सर, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपका समय देने के लिए। દર્શક મિત્રો, આજની આ વિશેષ રજૂઆત અંતર્ગત કે હવે રાફેલ તો આવ્યું છે, પણ તેની સાથે સાથે ગેમ ચેન્જર રાફેલ કઈ રીતે સાબિત થઈ શકે છે, સૈન્ય શક્તિમાં કેટલો વધારો કર્યો છે, તે તો આપણે ઘણા બધા કાર્યક્રમોની અંતર્ગત જાણવા મળ્યું કે તેની વિશેષતાઓથી જ તે ઘણું સજ્જ છે અને તેને કારણે જ આપણી સૈન્ય તાકાતમાં વધારો થયો છે। પણ તેની સાથે સાથે આપણી સૈન્ય તાકાતમાં વધારો તે બાબતે પણ થશે કે જેટલી પણ કૂટનીતિઓ છે, જેટલી પણ વિદેશ નીતિઓ છે, જેનામાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી બદલાવ આપણે સતત લાવતા આવ્યા છે, તે જ મોટો અને મહત્વનો અભિગમ છે। આજની આ વિશેષ રજૂઆત અંતર્ગત હાલ બસ આટલું જ। આવા ઘણા બધા મુદ્દાઓ સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી મને આપશો રજા। નમસ્કાર।